दोस्तों कहते हैं कि शहर में और गांव में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शहर के जीवन में क्या होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें नहीं पता। हमारे पड़ोसी को कब मदद की ज़रूरत है कब मदद की ज़रूरत नहीं है हमें नहीं पता। वो क्या काम करता है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, उनके परिवार में कौन आता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन सीधे गांव अगर हम जाते हैं तो इसका उल्टा होता है। गांव में क्या होता है कि पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनके बारे में सब जानकारी रखते हैं। यहाँ तक कि अगर गांव में अगर किसी को परेशानी हो, अगर किसी एक को गांव के किसी कोने में भी परेशानी हो तो सारे गांव को पता रहता है कि इसके घर में ये परेशानी है, और फिर गांव के लोग उसकी मदद करने की कोशिश भी करते हैं। अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना भी खिलाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग शहर के जीवन से ज़्यादा गांव के जीवन को ही पसंद करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में दो कत्ल होते हैं और ये कत्ल होते हैं शहर में। और ये लाशें लगभग 8 दिन तक एक घर के अंदर पड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इन लाशों में से स्मेल यानी कि दुर्गंध नहीं आ रही हो, इन लाशों में से दुर्गंध भी आ रही होती है, पड़ोसियों को भी दुर्गंध आ रही होती है। लेकिन वो लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। आखिरकार जो लाशें थी उनके परिवार वाले लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार के दो लोग कहाँ गए। जब वो उनको ढूंढते हैं तब जाके इन दो कत्लों का खुलासा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है सिवांग, और सिवांग की ही रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम प्रतीक्षा होता है। प्रतीक्षा दरअसल कईयों दिनों से अपनी बहन को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन उसकी बहन उसका फ़ोन नहीं उठाती। उसकी बहन एक शिक्षिका होती है, उसके बारे में प्रतीक्षा जानना चाहती थी, लेकिन उसके बारे में उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर वो कहाँ है। क्योंकि जब भी वो उसे फ़ोन करती थी या तो पूरी घंटी जाती थी या फिर फ़ोन उठता नहीं था। वो उसको मैसेज भी करती थी कि जैसे फ्री हो जाओ तो मेरे को कॉल कर लेना, लेकिन उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। अगर वो किसी और से अपनी बहन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती थी तो कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता था कि जिससे वो संतुष्ट हो जाए। दोस्तों आखिरकार वो परेशान होकर 6 अप्रैल 2024 की शाम 6:06 पर अपनी बहन के यहाँ, राजस्थान का एक ज़िला है खैरथल, और खैरथल के ही एक इलाके जिसका नाम भिवाड़ी है उससे लगभग 13 किलोमीटर दूर टपूपुर थाना है, वहीं पे एक त्रोहान सोसाइटी है। उस त्रोहान सोसाइटी के 10वें फ्लोर पर जाती है। वो वहाँ पे अपनी बहन के फ्लैट के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। वो फ़ोन करती है तो कोई फ़ोन नहीं उठता, वो घंटी बजाती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लगभग उसे 15-20 मिनट हो जाते हैं, वो बार बार फ़ोन करती रहती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो देखती है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो वो थोड़ी शांत होती है कि हो सकता है उसकी बहन घर पे ना हो। अब वो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है। अब 15-20 मिनट का समय गुजर जाता है, लेकिन कोई आता नहीं है। वो वहाँ पे बैठी बैठी अपनी बहन को फ़ोन मिलाती रहती है कि शायद उठा ले फ़ोन, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। अब क्या होता है, उसके दरवाजे के सामने होके एक पड़ोसी जा रहा होता है। वो उस पड़ोसी से बोलती है कि आपने ये फ्लैट में जो रहती हैं वो मेरी बहन है, उनका नाम आकांक्षा है, क्या आपने उनको देखा है। तो पड़ोसी बोलते हैं कि देखिए हमारी उनसे कोई जान पहचान तो है नहीं, और ना ही हमने उनको अभी देखा है कभी, हम तो उनको जानते भी नहीं है। अब क्या होता है, उसकी बहन 2-3 पड़ोसियों से और पूछती है, तो सारे पड़ोसी कहते हैं देखिए हम लोग उन्हें जानते नहीं हैं और लगभग 5-6 दिन हो गए हमने उनको देखा भी नहीं है। अब क्या होता है, वो उनके जस्ट बगल वाले मकान पर जाती हैं, अब उसको खटखटाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपने मेरी बहन आकांक्षा को देखा है, ये पड़ोस वाला फ्लैट उनका है। तो पड़ोसी बोलता है लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, ये दरवाज़ा बंद है और ना ही मैंने उनको आते हुए देखा है ना ही जाते हुए देखा है, इस पर ताला लगा हुआ ज़रूर देखा है। अब उस पर ताला लगा है दरवाजे पे, तो इसका मतलब है वो कहीं बाहर गई हैं। अब बाहर गई हैं, किसी काम से गई हैं या घूमने गई हैं, ये किसी को पता नहीं है। अब कहाँ गई हैं ये भी किसी को पता नहीं है, और कब आएंगी ये भी किसी को पता नहीं है। अब होता क्या है, जब वो उस पड़ोसी से बात कर रही होती है तो उसे वहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो वो उस पड़ोसी से पूछती है कि क्या आपको यहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही। तो उसका पड़ोसी बोलता है हाँ स्मेल तो आ रही है और लगभग 4-5 दिन से आ रही है।
तो वो पूछती है कि आपने इसको जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। तो पड़ोसी कहता है कि देखिए, हो सकता है कि किसी के घर में कोई चूहा बूहा मर गया हो। अब चूहा बूहा मर गया हो तो ने साफ नहीं किया। अब किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें उससे क्या लेना देना। हमें पड़ोसियों के मैटर में पड़ने की हम आदत नहीं है हम लोगों को। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो जाने। अब वो पड़ोसी उससे बात करके दरवाज़ा लगा के अंदर चला जाता है। अब जो महिला होती है जिसका नाम प्रतीक्षा है, वो अपनी बहन के घर पे आई। अपनी बहन को ढूंढते हुए वो परेशान हो जाती है। यार आखिर हुआ क्या ऐसा कि मेरी बहन का दरवाज़ा 5-6 दिन से बंद है और कोई उसको जानता भी नहीं है अड़ोस पड़ोस में। वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब वो क्या करती है, वो तप्पूपुरा जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे कॉल करती है। अब वहाँ पे फ़ोन उठाया जाता है एसएचओ भगवान सहाय द्वारा। अब भगवान सहाय उनकी पूरी बात सुनते हैं और ये सूचना देते हैं अपने उच्च अधिकारी यानी कि वहाँ के डीएसपी शिवराज सिंह को। अब जैसे ही ये खबर डीएसपी साहब तक पहुँचती है तो तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है और यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स जाती है इस घर पे। और वहाँ पे जब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उससे पहले उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाती है। और जो वहाँ पे उनका जो रेस्क्यू डॉग होता है, तो वो वहाँ पे कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तो पुलिस वाले जब उसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ ज़्यादा गलत हुआ भी है। दोस्तों, आखिरकार दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा टूटता है और पुलिस की एंट्री घर के अंदर होती है, तो उस घर में से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी कि वहाँ पे लोगों का एक सेकंड खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने उस घर की सारी खिड़कियाँ खोल दी ताकि हवा क्रॉस हो जाए। अब पुलिस वाले थोड़ा देर इंतजार करते हैं क्योंकि बदबू बहुत भयंकर आ रही थी, उन पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पूरी सोसाइटी में बदबू फैल गई थी, तो सोसाइटी के लोग भी वहाँ पे देखने के लिए पहुँच गए कि आखिर ऐसी बदबू कहाँ से आ रही है, भाई क्या हुआ। और पुलिस भी इतनी आई हुई है। अब क्या होता है, वो घर के जितने भी कमरे होते हैं, स्टोर होते हैं, उन सबके दरवाज़ों को खोलते हैं। अब खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, तो आखिर में जाके वो एक बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस घर में इतनी बुरी तरह से 2 कत्ल कैसे हुए। दोस्तों, उन्हें उस बाथरूम में 2 लाशें पाई जाती हैं। दोस्तों, उसमें 2 लाशें होती हैं जिसमें कि पहली लाश आकांक्षा की होती है जो कि उस महिला की बहन थी जिसे ढूंढने के लिए वो आई थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षिका होती है। और दूसरी लाश होती है उसी की 4 साल की बेटी जिसका नाम था नाव्या पांडे। और जो उसकी लाश जो बाथरूम में पड़ी हुई थी, इन दोनों माँ बेटी की लाश, वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, उनमें हल्के हल्के कीड़े भी पड़ चुके थे और उनमें से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी कि उस बाथरूम में लोगों का झांकना भी दुश्वार था। तो उस बाथरूम से लोग दूर ही थे और मुंह पे कपड़ा बांध के या मास्क लगा के लोग उस बाथरूम में जा रहे थे। अब आकांक्षा का पति जिसका नाम था निशांत पांडे, वो गायब था और उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही होती है तो उससे संपर्क नहीं हो रहा था। उसको फ़ोन कर रहे थे तो मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बारे में लोगों से जानकारी ली तो किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार निशांत पांडे कहाँ गया। दोस्तों, निशांत पांडे गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। दोस्तों, अब पुलिस वाले निशांत पांडे के पड़ोसियों से पूछते हैं कि क्या तुमने निशांत पांडे को देखा। तो पड़ोसी बोलते हैं लगभग 5 से 6 दिन हो गए हमने निशांत पांडे को नहीं देखा। अब निशांत पांडे का जब कोई सुराग नहीं मिल रहा होता तो सब लोग और ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि निशांत पांडे गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशांत पांडे के साथ भी कुछ गलत हो गया हो। भाई, उसकी पत्नी और बच्ची मर गई हैं, अब निशांत पांडे गायब है, हो सकता है कहीं उसके साथ भी गलत हो गया हो या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशांत पांडे ने ही अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या की हो। अब उसकी जो बहन थी आकांक्षा की, उसका रो रो कर हाथ बुरा बुरा हो रहा होता है। अब वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ, आकांक्षा के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है तो उसकी माँ, उसका भाई, उसका परिवार के सारे लोग तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं। अब जब निशांत के परिवार को संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो दोस्तों, निशांत के परिवार से किसी का भी कोई संपर्क नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब जब निशांत के परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो पुलिस भी परेशान होती है। अब पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू करती है और जब
पुलिस इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल करती है तो उसके सामने कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि पुलिस भी चौंक जाती है। दोस्तों, अब ये कहानी पहुंच जाती है आज से 12 साल पहले। दरअसल आज से 12 साल पहले यानी कि सन 2012 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। अब जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी तो उस पर लोग क्या करते थे, आईडी बनाते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, उनसे दोस्तियां करवा करते थे। बहुत से लोग लड़कियों को भी पटाने के लिए उस पर आईडी बना लिया करते थे। अब इस पर एक आईडी बनी थी निशांत पांडे की, और एक आईडी होती है ऋतु उर्फ आकांक्षा की, जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है, ऋतु उर्फ आकांक्षा, हम इसको आकांक्षा कह के ही पुकारेंगे इस स्टोरी में। आकांक्षा अब फेसबुक पे आईडी बनाती है तो होता क्या है, इनमें से कोई एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है तो उस दौर में क्या होता था दोस्तों, आज तो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, उस दौर में क्या होता था, लोगों को बड़ी खुशी होती थी, देखो वो मेरा फ्रेंड बन गया, देखो वो मेरी फ्रेंड बन गई। अब क्या होता है, ये लोग फेसबुक पे चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब चैटिंग करना शुरू कर देते हैं तो उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती से ये बात प्यार तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब इनकी चैटिंग पे बात हुआ करती थी तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी मन की बात बताया करते थे, सुख और दुख की बातें शेयर होती थी। अब ये जब भी फ्री हुआ करते थे तो एक दूसरे से बात किया करते थे। इन दोनों के बीच में लगाव हो गया। अब लगाव हो गया तो इतना लगाव हो गया कि भैया एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा। अब इसी तरह से इन लोगों के अंदर में प्यार हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज फेसबुक बहुत बदल गया है। आज के समय पे क्या होता है, आप फेसबुक से, मैसेंजर से आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ मैसेंजर से ही बात की जा सकती थी। अब ये लोग मैसेज कर रहे होते हैं तो ऐसे ही समय बीतने लगता है। इन दोनों के बीच में बहुत बातें हुआ करती थी, लेकिन ये दोनों बहुत चालाक थे। ये दोनों ने, किसी ने भी, ना लड़की ने ना लड़के ने, अपने परिवार को बताया था कि मैं उससे बात करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ या मेरे मन में उसके लिए कुछ है। अब समय बीतता जाता है और 4 साल गुजर जाती हैं। अब आ जाते हैं 2016 में। अब 2016 में एक दिन आकांक्षा कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों इतने समय से एक दूसरे से पसंद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि हम दोनों की सोच भी एक ही है। अब लड़की जैसे ही ये बात बोलती है तो लड़का तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि लड़का जो था वो बीटेक का टॉपर था। अब उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। दिल्ली के पास एक गुरुग्राम है, हरियाणा में। हरियाणा में उसे प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल जाती है, उसकी सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है। और इधर लड़की भी पढ़ी लिखी होती है तो वो भी जॉब ढूंढती है, तो उसको एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है। अब दोस्तों, होता क्या है, जब आकांक्षा उससे शादी के लिए बोलती है तो लड़का तुरंत तैयार हो जाता है। तो इन लोगों की क्या होती है, शादी हो जाती है। लेकिन वो लड़का बहुत चालाक था। उस लड़के ने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी कर रहा हूँ। उस शादी में सिर्फ आकांक्षा के परिवार के ही लोग थे। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और आकांक्षा के परिवार के लोग लड़की की शादी करके उसे अच्छी तरह से विदा कर देते हैं। अब इन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाती है और ये अच्छी तरह से रहने लगते हैं। अब आपको बताते हैं, राजस्थान का एक खैरथर ज़िला है। खैरथर ज़िले में टपुपरा इलाका है और वहाँ पे एक तरहान सोसाइटी होती है, वहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं। अब ये लोग वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रह रहे होते हैं, इन लोगों के बीच में बहुत प्रेम होता है। वक्त आगे बढ़ता है तो इन्हें एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची का नाम रखते हैं नाव्या पांडे। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये था कि जो आकांक्षा थी वो ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो जो उसका पति होता है उसके मन में कहीं ना कहीं पे एक फांस चुभने लगती है कि हो सकता है इसका कहीं ना कहीं पे अफेयर है और ये किसी न किसी के संपर्क में है। अब वो क्या करता था, वो उसे बार बार इसी बात को लेकर रोकता टोकता था। वो कहता था कि मैं तो ड्यूटी पर चले जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे से यहाँ पे ज़रूर किसी न किसी को बुलाती हो, उसके साथ संपर्क में रहती हो। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में आए दिन वाद विवाद हुआ करता था। दोस्तों, हो सकता है कि ये लड़का शायद अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ कोई खेल खेल रहा था, क्योंकि इसने अपने परिवार के लोगों को तो कुछ बताया नहीं था। अब ये क्या करता है, उस समय पे अपनी पत्नी आकांक्षा से लड़के अपने घर जाता है, यानी कि वो जाता है बिहार के ज़िला सिवान में।
अब वो जब अपने घर जाता है तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसकी शादी पक्की कराते हैं और उसकी एक लड़की से शादी भी करा देते हैं। दोस्तों, ये पहले से भी शादीशुदा था, यानी कि इसने आकांक्षा से शादी की थी और अब इधर उसके परिवार वाले लोगों ने इसकी शादी और करा दी, यानी कि अब इसकी अरेंज मैरिज हो गई। एक तरफ इसकी घरवाली हो गई और दूसरी तरफ जो बाहर वाली थी उसका नाम था आकांक्षा। अब होता क्या है, ये अपने घर पे जैसे छुट्टी पे जाते ना लोग अपने परिवार से मिलने, उस तरह से अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाया करता था। और दूसरी तरफ ये आकांक्षा थी, ये वही आकांक्षा है जिससे 2012 में फेसबुक के द्वारा इन दोनों का प्यार हुआ था। प्यार के बाद इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ी और इन दोनों ने शादी की। अब खैरथर जिले में ये लोग साथ में रह रहे हैं। लेकिन अब अचानक से ना जाने कैसे आकांक्षा को इसकी घरवाली के बारे में पता चल जाता है, यानी कि जो इसके परिवार के लोगों ने जिस लड़की से इसकी शादी कराई थी उसके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये तो बाहर वाली होती है। अब ये ना कभी इसके घर पे गई थी, ना इसके परिवार में किसी को जानती है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है और इन दोनों के बीच में वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, इनके बीच में रोजाना झगड़ा होना शुरू हो जाता था। अब इनके बीच में इतना झगड़ा होता था कि बात कईयों बार हाथापाई तक पहुंच जाती थी। अब जो निशांत पांडे होता है, यानी कि आकांक्षा का पति, वो इस बात से ऊपर तक भर गया था, मानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो तभी ये फैसला करता है कि अब ये बात कुछ ज़्यादा ओवर हो रही है। अब वो कहता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब चाहे जो भी हो अब इसे छोड़ना नहीं है। तो वो क्या करता है, वो इसी बात पर प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कब किया जाए। अब 17 अप्रैल 2024 की शाम होती है। अब ये निशांत अपने घर पे आता है। अब जब जैसे ही निशांत घर पे आता है तो वो कोई ऐसी बात करता है कि जो आकांक्षा को चुभने लगती है। अब निशांत आप जान के बार बार आकांक्षा को चुभने वाली बातें करता है, तो आकांक्षा उधर से बोलना शुरू करती है। अब इन दोनों के बीच में कहासुनी होना शुरू हो जाता है। तो निशांत इसी टाइम के इंतजार में था कि कब ये लड़ाई हो और कब मैं एक्शन लूँ। अब निशांत क्या करता है, आकांक्षा के गले को पकड़ लेता है और तब तक दबाता है जब तक कि आकांक्षा के प्राण उसके शरीर से निकल नहीं जाते। अब आकांक्षा मर जाती है। अब जैसे ही आकांक्षा की मौत होती है तो वो क्या करता है, वो चुपचाप आकांक्षा को बेड पर लिटा देता है और उसकी बगल में ही उसकी बेटी नाव्या पांडे सो रही होती है। अब नाव्या पांडे यानी कि उसकी बेटी को ये नहीं पता कि उसकी माँ मर चुकी है। अब निशांत क्या करता है, एक तरफ तो अपनी पत्नी को लिटाता है और दूसरी तरफ अपनी बेटी को लिटाता है और बीच में खुद लेट जाता है। अब होता क्या है, रात को जब नाव्या पांडे यानी कि उसकी बेटी उठकर कुछ मांगती है या रोती है या कुछ भी करती है, क्योंकि जो कि छोटे बच्चे अक्सर किया करते हैं, तो निशांत क्या करता था कि उसे प्यार से दुलार से समझाता था और सुला दिया करता था। जब उसे कुछ चाहिए होता तो ला के दे दिया करता था। लेकिन निशांत पांडे को अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था। निशांत पांडे सोच रहा था कि अब मैंने ये कर तो दिया है, अब यानी कि अपनी पत्नी का मर्डर कर तो दिया है, लेकिन अब क्या होगा, अब वो क्या करे क्या ना करे, यही सोचते सोचते उसकी सारी रात गुजर जाती है। तब उसने अपनी पत्नी को मारा था, तब उसने ये नहीं सोचा था कि अब क्या होगा, लेकिन अब मारने के बाद उससे डर खाया जा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, सजा होगी, फांसी होगी, क्या होगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अब दोस्तों सोचते सोचते उसके कईयों घंटे बीत जाते हैं। अब सुबह के 4 बज जाते हैं तो वो फैसला करता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी नाव्या को भी मार दूं। तो जिस तरह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, वैसे ही उसने अपनी बेटी का गला पकड़ा और दबाता रहा। उसकी बेटी झटपटाती रही लेकिन उसको जरा भी रहम नहीं आया, ना ही कहीं दया आई। वो अपनी बेटी के गले को दबाता रहा और अपनी बेटी की भी उसी तरह से हत्या कर दी जिस तरह से कि उसने अपनी पत्नी की थी। अब उसके एक तरफ उसकी पत्नी आकांक्षा की लाश होती है और दूसरी तरफ उसकी बेटी नाव्या की लाश होती है और वो उन दोनों के बीच में लेटा होता है। उसको कईयों घंटे लग गए थे सोचने के लिए कि अब वो क्या करे और क्या ना करे, और उसने सोचा भी क्या,
उसने सोचा कि वो अपनी अपनी बच्ची नाव्या की हत्या कर दे ताकि वो इस झंझट से फ्री हो जाए। उसकी पत्नी तो मर ही गई, अब उसकी पत्नी मर गई तो अब उसकी बच्ची बची, अब उसकी बच्ची का क्या होगा? उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अब नाव्या पांडे तो जिंदा है तो उसको भी पालेगा। तो उसके मन में पूरी रात ये चीज़ चलती रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसीलिए उसने अपनी बच्ची नाव्या की भी वैसे ही हत्या कर दी। अब वो सुबह होने का इंतज़ार करता है, क्योंकि अभी तो 4 बज रहे थे तो अंधेरा था। अब वो सुबह होने का इंतज़ार करता है। अब सुबह हो जाती है, 8 बज जाती है, 9 बज जाते हैं। तो निशांत चुपचाप क्या करता है, अपनी पत्नी आकांक्षा और अपनी बच्ची नाव्या की लाश को उठाकर बाथरूम में रख देता है। और वो तैयार होता है, जैसे कि पहले वो कपड़े पहनता था, तैयार होता है, नाश्ता पानी करता है, घर का लॉक लगाता है और सीधे अपने गांव निकल जाता है। अपनी घरवाली पत्नी यानी कि जिससे उसने अपने गांव में शादी की थी उसके पास पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वो अपने गांव में रहा करता था तो उसके पास स्कूल से फ़ोन आया करता था। तो वो लोग कहते थे कि भाई आकांक्षा कहाँ है, वो कई दिन हो गए वो स्कूल नहीं आ रही। तो वो बहाना बना देता था कि आकांक्षा की तबीयत खराब है, जैसे ही सही होती है मैं उसे स्कूल खुद लेके आऊँगा। और उसी बीच में उसकी सास का भी फ़ोन आता है कि कई दिन हो गए मैं अपनी बेटी से बात नहीं की, मेरी आकांक्षा से बात करा दो। तो वो उनसे बोलता है कि आकांक्षा किसी काम से हरिद्वार गई है, जैसे ही आती है मैं उससे बोलता हूँ वो आपसे बात करे। अब उसके पास कंटिन्यू स्कूल से भी फ़ोन आ रहे थे और उसकी सास के भी फ़ोन आ रहे थे। तो वो कहता है कि मैं अभी अपनी गांव आया हुआ हूँ, जैसे ही मैं आकांक्षा से मिलूंगा तो उससे आपकी बात करा दूंगा। अब उसके पास इसी तरह से आकांक्षा के संपर्क वाले लोगों के भी कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे। बार बार स्कूल से फ़ोन आ रहा था, भैया अभी तक आकांक्षा ठीक नहीं हुई। उसकी सास का फ़ोन आ रहा था कि अभी तक वो हरिद्वार से आई नहीं है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं अभी अपने गांव आया हुआ हूँ, जैसे ही मैं घर जाऊंगा मैं आप लोगों की उससे बात करा दूंगा, मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ। वो कुछ इस तरह से बात किया करता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और वो सब कुछ सामान्य चल रहा है। अब क्या होता है, अब पुलिस क्या करती है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है और उसके नंबर को ट्रैक करवाती है। वो ये देखती है कि इसके किस किस से बातें हुई हैं और ये इस समय कहाँ है। तो पुलिस को पता चलता है कि वो बिहार के साहम में रह रहा है और वो पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके गांव पहुंच जाती है। अब 27 अप्रैल को पुलिस उसके गांव पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि जो इंसान अपनी पत्नी से, अपनी उस छोटी सी बच्ची से इतना प्यार करता था, उन दोनों को आखिरकार इस तरह कैसे मार सकता है। दोस्तों, उसने अपनी पत्नी की हत्या के 9 घंटे बाद अपनी बेटी की हत्या की थी। अब यही बात जब कोर्ट में गई थी तो जज यही बात बोलते हैं, चलो तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या बात थी, क्या नहीं थी, ये हमको नहीं मालूम। हो सकता है तुम गुस्से में आ गए हो, तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, चलो मानते हैं। लेकिन तुम्हारी बेटी चुपचाप सो रही थी, ना वो शोर मचाने की परिस्थिति में थी, ना उसने कुछ देखा था, ना कुछ हुआ था। तुमने अपनी बच्ची की हत्या 9 घंटे बाद कर दी। क्या सोचा था तुमने 9 घंटे तक, और तुमने उस बच्ची की हत्या कर दी। दोस्तों, अगर इस घटना की जो जांच पड़ताल है वो सही तरीके से की जाए और उसकी पैरवी सही तरीके से हो तो इसको सजाए मौत ही मिलेगी, उससे कम इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि इसको फांसी की सज़ा ही होगी। दोस्तों, लेकिन अपने देश के कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अपराधी सालों साल तो केस लड़ता है, सालों केस लड़ा जाता है। बहुत से बार तो ऐसा होता है कि अपराधी मर गया, अब तक केस ख़त्म नहीं हुआ। या फिर ऐसा होता है अपराधी जमानत पे जेल से बाहर आ जाता है और बाहर आके मज़े मारता है, या फिर जेल के अंदर आराम की ज़िंदगी गुजारता है और बिल्कुल सेफ रहता है। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा ये तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन पुलिस की पूरी कार्रवाई ये है कि उसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट लगवाई जाएगी कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको समझाना था कि जोश में कभी होश नहीं खोने चाहिए। जो भी करना है सोच समझ के करें। अगर निशांत के मन में कोई चीज़ थी, अपनी पत्नी को लेकर कोई चीज़ थी, तो वो चाहता तो वो उसे तलाक दे सकता था। लेकिन निशांत क्या है, वो सही आदमी नहीं था।
उसने कभी भी आकांक्षा को अपने परिवार के बारे में नहीं बताया और ना ही अपने परिवार से कभी मिलवाया। लेकिन इधर आकांक्षा क्या है, वो प्यार में अंधी हो गई थी। वो इतनी अंधी हो गई थी कि उसने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं। तो ये हमें सिखाता है कि पहली बात तो ये है कि कभी प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए, हमें सामने वाले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, निशांत शुरुआत से चालाक था, उसने कभी आकांक्षा को बताया नहीं। तो उसके मन में, उसने उससे शादी तो कर ली, लेकिन उसने ज़बरदस्ती की शादी थी, उसकी मन की शादी नहीं थी। अगर निशांत चाहता तो आकांक्षा को तलाक भी दे सकता था और आराम से अपनी ज़िंदगी अपने गांव वाली पत्नी के साथ बिता सकता था, लेकिन उसे ये करना मंजूर नहीं था। उसने अब महान बनने के लिए अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। अब उसके साथ क्या हो रहा है, अब वो जेल में सड़ेगा ज़िंदगी भर। और जेल में सड़ेगा तो सड़ेगा, बल्कि हो सकता है उसे फांसी की सज़ा भी हो जाए। तो दोस्तों, जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें जीवन में कोई गलत काम करना नहीं है। अगर आपके मन में कोई चीज़ आ रही है, आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, तो उससे लड़ने की जगह, उससे मारने की जगह आप कानूनी सलाह मशवरा कर सकते हैं और उनसे दूर हो सकते हैं। उससे वो भी सेफ है, वो भी खुश है और आप भी खुश हैं, क्योंकि जिससे हमारी बात नहीं बनती उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी हमारे पास पहले 10 कमेंट आएंगे हम उनका नाम अपनी वीडियो में देंगे।